हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। आज से जो है हम 9th क्लास के मैथ का पहला लेक्चर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन में देखा था किस तरीके से इसका पूरा सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हम इसका रोड मैप रखने वाले हैं, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स जो कि अभी 8th क्लास पास करके हैं या फिर 9th क्लास में हैं अभी, तो उनके लिए किस तरीके से जो है पूरा सिलेबस रहने वाला है 9th क्लास का, वो हमने पिछली वीडियो में इससे पहले देखा था, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ शेयर किया था इस चैनल पर। तो उसके बाद आपको 3-4 दिन तक कोई वीडियो नहीं मिला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पूरा शेड्यूल बनाने में या फिर किस तरीके से आपको जो लेक्चर देने हैं, किस तरीके से कंटेंट पूरा रखना है या फिर रोड मैप किस तरीके से रखना है, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें पहले करने चाहिए या फिर कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें बाद में करने चाहिए, कौन से चैप्टर आपके लिए पहले ज़्यादा जो है एडवांटेज रहेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे और जिन्हें आप जल्दी से टैकल कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर आपके लिए हार्ड है जिन्हें आप पहले टैकल करें या फिर जो कि आपके लिए ईजी रहेंगे। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बनाने में ये पूरा टाइम निकल गया, जिसके कारण आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आज से हम जो है इसका पर्टिकुलर जो है डेली एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया करेंगे इसी चैनल पर, जिसकी जो टाइमिंग हम रख रहे हैं वो आपको शाम को 8 बजे जो है इसका चैनल जो इसी चैनल पर आपको जो है शाम को 8 बजे ये एक लेक्चर जो है आपको मिला करेगा डेली। तो अभी इसको हम रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगर हम लाइव कर सकते हैं तो उसको लाइव भी करेंगे, क्योंकि और भी लेक्चर रहते हैं, तो जिसके कारण जो मैक्सिमम लेक्चर हैं वो हम रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करवाएंगे अभी। तो ये आपको 8 बजे जो है ये लेक्चर मिल जाया करेगा। तो अब इसके आगे देखते हैं आज जो है किस तरीके से हमें कौन से चैप्टर पहले करने हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरीके से हम जो है आगे इसको पूरा रोड में रखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और डेली आप जो है 8 बजे ये आपको लेक्चर जो है मिला करेगा शाम को, जिसमें जो भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस रहेंगे, जो भी इसके एक्सरसाइज वगैरह रहेंगी, एग्जांपल्स रहेंगे, वो हम सब कुछ जो है इसमें डिस्कस किया करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहेंगे, कौन सी वीडियो कितने बजे आ रही है, कब आ रही है, ठीक है। तो वो आपको जो है पूरी जानकारी इस तरीके से मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ इश्यू आता है नोटिफिकेशंस में, तो आपको जो है हमारे फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पेज पर वो जानकारी दे दी जाएगी कि वीडियो जो है आ गया है। तो वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म में वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लें, ठीक। तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें। तो अभी इसमें हम जो है चैप्टर 12 और 13 देखने वाले हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो फॉर्मूला है, सॉरी, ये जो चैप्टर है, इनमें जो फॉर्मूले यूज है वो आपने 8th क्लास में पहले ही पढ़ रखे हैं। इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो आप पहले ले चुके हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेंगे, क्योंकि इनमें मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो कैलकुलेशन है और ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग है। तो इनको जो है आप पहले टैकल कर लीजिए, यानी इनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम इनके जो नेक्स्ट चैप्टर है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर 12 है, जिसमें हेरोन्स फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र जो आपको पूरा कंप्लीट करना है। किस तरीके से जो है आपके डायग्राम रहते हैं, कौन कौन से डायग्राम आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं और 9th क्लास में कौन कौन से डायग्राम जो है आप पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के रहते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन से त्रिभुज के हैं ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल आप जो है एक बेसिक फार्मूला जो रहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उससे निकाल सकते हैं, और हीरोन का फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं, किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे, तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 12 को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने जो डायग्राम रिवीजन किए हुए थे 8th क्लास में। जो भी स्टूडेंट है उन्होंने 8th क्लास में अगर मान लीजिए पढ़ रखे हैं पहले से ही डायग्राम, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो जितने भी आपके डायग्राम वो हम सब रिवीजन करेंगे, इसका देखेंगे कौन कौन से डायग्राम है जिनका जो एरिया है वो आप एक बेसिक फार्मूला यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं, और हेरोन का जो फार्मूला है वो आप 9th क्लास में किस डायग्राम के लिए या फिर कौन से ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे, किस तरीके से इसका जो है जरूरत पड़ी, और इसकी पूरी हिस्ट्री हम इसको देखेंगे। तो वो आज हम जो है इसका बेसिक देखने वाले हैं। बेसिकली हम रिवीजन करने वाले हैं कि आपने पहले कौन से डायग्राम देख चुके हैं 8th क्लास में, और कौन कौन से इसमें जो है डायग्राम आपको जरूरत पड़ेगी। तो कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो कि आपको अभी 9th क्लास में देखने को भी नहीं मिलेंगे, वो सीधे जो है 10th क्लास में देखने को मिलेंगे या फिर 11th क्लास में, जहाँ पर आप जो है उनका जो एरिया है, जो भी रिलेटेड उससे फॉर्मूलाज हैं, तो वो आप वहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं वो डायग्राम
या फिर उनके एरिया जो आपको जो है 9th क्लास में निकालने हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो 8th क्लास में रिवीजन किया था वो आप यहाँ पर देखेंगे आपने कौन-कौन से जो है डायग्राम 8th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने 8th क्लास में आयत पढ़ा होगा। आयत के अलावा आपने वर्ग, घन, घनाभ, घनाभ आपने वृत्त देखा होगा। ठीक, इसके साथ ही आपने जो है चतुर्भुज देखा होगा। चतुर्भुज किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये डायग्राम पूरे किस तरीके से रहते हैं। आपने अर्धवृत्त देखा था। इसके सिर्फ आपने डायग्राम देखे थे, इनके फॉर्मूलाज या फिर किस तरीके से इनके एरिया निकालने हैं, किस तरीके से इनके जो पूरे सूत्र रहते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, वो आपने नहीं देखे थे। क्षेत्रमति इतनी डिटेल में 8th क्लास में नहीं थी, सिर्फ वहाँ पर डायग्राम आपको बताए गए थे और कुछ डायग्राम के आपसे एरिया वगैरह निकलवाए गए थे। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, वो अपने अभी इस सिलेबस में नहीं है। तो ये सब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपने कौन से जो डायग्राम वो देख चुके हो आप। इनके मैं बाकायदा आपको अभी डायग्राम बना के दिखाऊँ किस तरीके से इनको बनाया जाता है, तो वो आप टेंशन मत लीजिए। इसके साथ ही आपने देखा था शंकु। शंकु के बाद आपने देखा था गोला। ठीक, अब इसके अलावा आपने 8th क्लास में कुछ त्रिभुज देखे थे। तो त्रिभुज में आपने देखा था समबाहु त्रिभुज। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से डायग्राम रहते हैं, पूरे किस तरीके से इनकी जो डायग्राम किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो आपको जो है एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज इसी तरीके से रहता है। समकोण त्रिभुज इसी तरीके से एक त्रिभुज रहता है समकोण समद्विबाहु। तो हम पूरा बेसिक से देखने वाले हैं, इसमें कोई भी पॉइंट आपसे रहेगा नहीं। इसके बाद था आपका विषमबाहु। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, ये पूरे जो डायग्राम है ये आप देख चुके हैं, इनके डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो अभी हम बना के देखेंगे और किस तरीके से बनाए जाते हैं ये। अब ये थे पूरे त्रिभुज जो कि अलग रहते हैं, लेकिन ये एक त्रिभुज है विषमबाहु, जिसके कारण जो है आपको 9th क्लास में ये पूरा चैप्टर जो है 12th इसी पर बेसिस है कि इसमें जो हेरोन्स का फॉर्मूला रहता है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें पूरा देखना पड़ेगा। इसी के एरिया के लिए ये जो है पूरा चैप्टर, इसमें हम पूरा जो चैप्टर है वो इसी जो ट्राइंगल है इस पर बेस्ड है। इसका एरिया किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से इसके सारे जो क्षेत्रफल वगैरह वो सब इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग डायग्राम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत को। तो आयत जो होता है वो आपका 4 लाइनों से घिरी हुई आकृति रहती है। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, अभी इसमें डिटेल में अपन को नहीं समझना है किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। देखिए, आपका आयत रहता है। ठीक, इसमें लंबाई चौड़ाई रहती है और लंबाई और चौड़ाई कभी भी बराबर नहीं होती। अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे जो भी आने वाली क्लासेस हैं। ये 10th में आपको बेसिकली डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9th क्लास में भी है, तो वो हम जो इसके बाद जो चैप्टर है वो 13वां जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद वर्ग है। वर्ग जो रहता है इसकी एक प्रॉपर्टीज रहती है, इसकी जो एक साइड रहती है वो चारों साइडें इसकी कैसी रहती हैं, बराबर। ठीक, घन है। घन जो रहता है वो आपका कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको डायग्राम बता रहा हूँ किस तरीके से आपको बनाना है और थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टीज जो है बता रहा हूँ। अब घन में क्या रहता है, सारी साइड जो रहती है इसकी इक्वल रहती है। आपने क्यूब देखा होगा, एक तो जो डाइस आता है रंग मिलाने वाला, या फिर आपने कभी सांप सीढ़ी खेली हो तो फिर वो उसमें क्यूब आता है एक, उसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, जो कि सांप सीढ़ी में यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर आपने लूडो खेला हो तो लूडो में एक क्यूब रहता है, उसके चारों तरफ जो है नंबर डले रहते हैं इस तरीके का, तो वो जो क्यूब रहता है वो घन रहता है। ठीक है, अब घनाभ देखेंगे। तो घनाभ आपने ईंट देखी होगी, जो काम चलता है या फिर जो दीवार बनाते हैं अपन मकान की, उसमें ईंट जो यूज की जाती है ना वो घनाभ घनाभ के शेप की रहती है, इस तरीके की शेप की रहती है।
ये जो दिख रहा है आपको, इस तरीके का कुछ रहता है इसमें घनाभ। तो इसमें जो तीनों साइडें रहती हैं वो अलग अलग रहती है, ठीक है। अब वृत्त तो आपको पता ही होगा, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी का आकार का रहता है, चूड़ी तो आप सभी ने देखी होगी। तो वृत्त कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। चतुर्भुज जो रहते हैं, चतुर्भुज जितनी भी हम आकृति, ये हमने यहाँ पे वर्ग पढ़ा, ये एक चतुर्भुज है, आयत पढ़ा, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कोई भी 4 लाइनों से घिरी आकृति होती है, ये किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। सिर्फ इसमें जो लाइनें रहती हैं वो 4 रहती हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और आपका और भी सारे चतुर्भुज रहते हैं, तो वो हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो है इसकी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। अब इसके अलावा अर्धवृत्त एक देखा था हमने, 8 क्लास के ये सारे चैप्टर हैं, वो सॉरी सारे डायग्राम है 8 क्लास में हमने देखे थे। तो अर्धवृत्त में कुछ नहीं, जो आधा सर्कल रहता है, ये कुछ इस तरह गलत बन गया है, इसका जो आधा सर्कल रहता है वो इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सा है, एक है शंकु। तो शंकु कुछ इस तरीके से रहता है, ये एक 3D डायग्राम रहते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र वाले डायग्राम रहते हैं ये। तो शंकु कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें एक लाइन इस तरीके से रहती है, ये एल रहती है इसकी, ये ऊंचाई रहती है, और नीचे जो रहता है ना, जैसे आपने कभी कोन देखा है आइसक्रीम वाला, वो कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ऊपर आइसक्रीम भरी रहती है उसमें। तो इस तरीके का ये जो कोन रहता है ना, इसको उल्टा कर दो इस तरीके से, तो ये बन जाता है पूरा शंकु। कुछ इस तरीके के साइज का रहता है शंकु, ठीक है। गोला तो आपने देखा ही हो, बॉल, जो क्रिकेट वाली बॉल रहती है या फिर कोई भी बॉल हो, तो गोला इस तरीके से रहता है, बनता आपको जो है 2D में बनाओगे तो सर्कल जैसा ही दिखेगा, लेकिन आप जब इसे देखोगे 3D में तो बॉल जैसा लगेगा। मतलब यहाँ पर भी इसका जो है ये एरिया दिखेगा। आप बॉल इमेजिन कर लो, बॉल जो होती है वो गोला रहती है, ठीक है। तो गोला उसी आकार का रहता है। अब हम देखते हैं सारे त्रिभुज। तो जितने भी त्रिभुज हैं वो हम देख लेते हैं, जो भी आपके काम के हैं अभी, ठीक है। इसको डिटेल में हमें नहीं देखना, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी जितने हैं वो सारे हम देख लेते हैं। 8th क्लास में हमने जितने बेसिक त्रिभुज देखे हैं वो सारे हम देखें, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले तो मैं आपको त्रिभुज बता दूं, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज कोई भी 3 लाइनों से घिरी हुई आकृति रहती है, ठीक है। ये किसी भी शेप में, किसी भी आकार में हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, बस इसमें जो लाइनें रहेंगी वो 3 रहेंगी, या फिर ये इस तरीके से हो, ठीक है। ये तो ज़्यादा होगी इसमें, ये इस तरीके से हो, ठीक, इस तरीके से हो, कोई भी आकृति जो 3 लाइनों से घिरी हुई हो, ठीक। ये इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक। तो ये कोई भी किसी भी शेप में, सिर्फ 3 लाइनें उसमें होनी चाहिए, 3 लाइनों से घिरे हुए जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसको हम त्रिभुज बोलेंगे। अब त्रिभुज कई तरीके के होते हैं। त्रिभुज सबसे पहले तो जो त्रिभुज आता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु, बाहु यानी भुजाएं, ठीक, बाहु यानी कि भुजाएं, सम यानी सम, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं जो है कैसी है, समान, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों कैसी हैं, समान, समान लंबाई की हो, वही त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसा कि मैं, आप अगर इसका नाम, इनके जो त्रिभुज के नाम है वो ही अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। समबाहु, समद्विबाहु, सम का मतलब वही समान, यहाँ पे द्वि लिखा है यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं, चाहे वह 3 भुजाओं में से ये वाली दो भुजाएं हो, यानी कि ये वाली और ये कोई और, ठीक है, ये तीसरी भुजा, या मान लीजिए ये वाली भुजा, ठीक, इस तरीके से हो, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये अलग है, या फिर मान लीजिए इस तरीके से हो, तो ये वाली भुजा बराबर है ये वाली और ये अलग। तो ये किसी भी
रूप में या फिर किसी भी टाइप में आपको मिल सकता है, सिर्फ इसकी दो भुजाएं बराबर रहती हैं, तीसरी इसकी जो लंबाई रहती है वो अलग रहती है, यानी दो भुजाओं की लंबाई बराबर और तीसरी भुजा की लंबाई अलग। तो ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा अगर हम देखें इसमें तो वो है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण, ठीक, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, एक कोण इसका 90 डिग्री, ठीक। जैसे कि अगर मैं इसे बनाऊं तो ये, अब इसे आप 90 डिग्री ही कह सकते हैं, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन 90 डिग्री। अब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और अन्य दो कोण अलग अलग माप के भी हो सकते हैं, समान माप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। चौथा जो था वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था। समकोण समद्विबाहु यानी कि वो समकोण भी हो जिसकी दो भुजाएं बराबर भी हों, ठीक। जैसे कि ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी ये भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई ये समान है और ये तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो अलग है और इसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज होगा वो क्या कहलाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से जो है ये सारे त्रिभुज हैं आपके। अब एक त्रिभुज जो कि आपके लिए ज्यादा स्पेशल है वो है आपका विषमबाहु। अब विषमबाहु त्रिभुज क्यों इतना स्पेशल है, मैं क्यों इतना इस पर जो है इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, 12th जो चैप्टर है हेरोन्स फॉर्मूला है, वो पूरा जो चैप्टर है वो इस त्रिभुज पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को आप अच्छे से समझ लें तो वो पूरा चैप्टर जो है वो अलग से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन है, सारे सवाल जो है कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आपको सिर्फ उसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या रहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, अलग अलग, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बराबर नहीं है बी, बराबर नहीं सी, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो कैसी हो, अलग अलग, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज की जो स्टैंडर्ड इमेज है, यानी कि इसका मानक जो चित्र माना जाता है वो इस तरीके का रहता है, इस तरीके, ठीक। इसकी तीनों भुजाएं रहती हैं वो कैसी रहती हैं, अलग। छोटी सी डेफिनेशन है, अब तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा। सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है, अब क्यों हमें हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमें हेरोन्स की जो है जरूरत पड़ी, क्यों इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाया गया, तो वो उसका कारण हम देखते हैं। इसका कारण आपको मैं बता दूं कि देखिए हमने अभी तक जितने भी त्रिभुज पढ़े, चाहे वो आपका समबाहु त्रिभुज हो, ठीक, चाहे वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक, इसके अलावा वो आपका समकोण त्रिभुज हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण समद्विबाहु, इन त्रिभुजों में हमें जो इनका क्षेत्रफल निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा, तो वो क्षेत्रफल मैं आपको पहले समबाहु त्रिभुज का निकाल के दिखाता हूँ। पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम। तो ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके शीर्षों के नाम ले लेते हैं ए बी सी। अब ए से मान लीजिए बी सी पर हमने एक लंब डाल दिया, तो इसकी ये जो लंबाई है वो क्या होगी, एच, और ये जो बिंदु हो गया यहाँ पर, ये जो बिंदु, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये जो बिंदु है ये वाला, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको अलग से मैं नाम दे देता हूँ जिससे आपको जो है ये पहचान में। इसको हम दे देते हैं, इस वाले पार्ट को मैं पूरा जो है नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये वाला पार्ट मैं मान लेता हूँ a/2, ये वाला पार्ट मान लेता हूँ a/2, और यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन खींच देते तो आपको पता चल जाएगा कि ये अलग लाइन है, ठीक, a है और ये जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक, ये क्या है इसका मिड पॉइंट, यानी कि हिंदी में आपको बता दूं इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, ठीक, ये है इसका मध्य बिंदु।
तो अब मध्य बिंदु को जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। ये सारे कारण आपको पता चलेंगे आगे, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझते जाइए। शीर्ष से जो लंब डाला है वो मध्य बिंदु पर ही मिलेगा, इसकी जो पूरी थ्योरम है वो आपको दिखाई देगी 10th क्लास में। तो आपसे कभी मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु पर डाला है, ठीक है। जब भी शीर्ष से संभव द्रव्यपथ में हम लंब डालेंगे तो वो मध्य बिंदु पर ही आता है, ठीक। इसका कारण आपको थ्योरम के जरिए पता चलेगा, ये आप 10th क्लास में देखेंगे। तो अभी सिर्फ आप इसको मान लीजिए, ठीक, क्योंकि मैथ में सब कुछ मानने से ही होता है। तो अब देखिए इसकी जो लंबाइयाँ हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ए बी है वो कितनी हो गई इसकी, ए सी है वो कितनी है, ए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं नाम दे दूँ, एल नाम ले लीजिए इसका, ठीक है, एल। तो बी एल की लंबाई कितनी है, a/2। इसी तरीके से सी एल की लंबाई कितनी है, a/2। अब मुझे जो है इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो एक बेसिक फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास आधार तो है BC, लेकिन ऊंचाई जो है वो AL है। तो AL को हमें जो है निकालना है इसमें। AL अगर हमारे पास आ जाती है तो हम इसका ट्रायंगल जो एरिया है इसका वो निकाल सकते हैं। तो अब इसका हमें H कैसे निकालना है, ये पूरा जो है कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी जो प्रोसेस कर रहे हैं वो H निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये लंब जो हमने डाला है, यहाँ से मैं इसको बड़े जो है आकार में बनाता हूँ, जिससे आपको जो है साफ तरीके से समझ में आए। अब यहाँ से हमने ये जो लंब डाला था वो A B, यहाँ पर ये A हो गया, ये A हो गया, ये A/2 हो गया, A/2 हो गया, इसको L ले लिया था। अब ये जो है ये H थी, H के अलावा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब इसमें देखिए आप, ये H किस तरीके से निकालनी है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहे होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक। क्योंकि इसकी ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस पूरे ट्रायंगल के यानी कि त्रिभुज ABC जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, 2 बराबर भागों। क्यों, क्योंकि ये लंब हमने डाला है, 2 बराबर भागों में बढ़ता है। यानी कि त्रिभुज ABL, त्रिभुज ABL। और मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण वो जिस बिंदु पर बन रहा है उस बिंदु को आप बीच में लिखें। जैसे ABL है, ये गलत है, इसको आप AL भी लिखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ALC, इन दोनों का जो एरिया है वो कैसा है, इक्वल है। तो इनका 1/2, आधार कितना है A/2, ऊंचाई कितनी है H, ठीक। अब H की जो वैल्यू है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी हमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये इतना लिख दिया मैंने। ये अगर मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 A/2, तो फिर A/2 भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो A/2 जो है ये BL, ये वाला जो एरिया है वो BL, ठीक। तो यहाँ पर BL इंटू H, ठीक। अब H किस तरीके से निकालनी है, H देखते हैं। तो त्रिभुज ALB में यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस। पाइथागोरस जो मालूम है, आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस में क्या रहती है। ये सब समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उन्हीं त्रिभुजों में ये लगे, यानी समकोण त्रिभुज में बेसिकली आप मान के चलिए समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लगती है।
पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग रहता है बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें जो लंब है वो है आपकी लंबाई h यानी कि AL इक्वल टू लंब सॉरी कर्ण जो है आपका वो है आपका AB, लंब जो है वो आपका AL प्लस आधार जो है वो आपका BL। तो AB की जो वैल्यू है वो आपके पास a स्क्वायर है इक्वल टू AL की जो वैल्यू है वो आपके पास AH स्क्वायर, BL की जो वैल्यू है वो a/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस जब स्क्वायर को हम इसमें बांटेंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इसको इधर लेके आएंगे इस वाले पार्ट को इधर, तो इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इक्वल टू इस एलसीएम को सॉल्व करोगे आप तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये, और ऊपर जो आ जाएगा वो 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एच स्क्वायर है, अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू इस पर आपका अंडर रूट 3 लग जाएगा, ए का अलग बाहर निकल जाएगा और इसका 2 अलग निकल जाएगा। ठीक है, 4 का जो वर्गमूल रहेगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एच की वैल्यू निकल गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई √3a अपॉन 2। अब यहाँ पर कहाँ पर ये रहा, इस वाले इक्वेशन में हम जो है एच की वैल्यू रखेंगे। ठीक, बी एल की वैल्यू हमारे पास है कितनी है a/2, तो बी एल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तब त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे क्षेत्र यानी क्षेत्रफल। तो इसमें 1/2 बराबर गुणा बी एल गुणा एच, एच की वैल्यू कितनी है √3a/2। अब बी एल की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो बी एल की वैल्यू जब मैं यहाँ से रख दूंगा इसमें तो 1/2 गुणा a/2 गुणा यहाँ पर कितनी आ जाएगी √3a/2। अब यहाँ पर देखिए आप बी एल की वैल्यू a/2 √3a/2, तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल आता है। अब इसी तरीके से जब हमने ये पहले मान लिया कि त्रिभुज ए एल बी बराबर है त्रिभुज ए एल सी, ठीक, हमें निकालना किसका है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा 2, यानी कि उसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं, तो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं वो त्रिभुज ए एल बी प्लस त्रिभुज ए एल सी, ये है। अब त्रिभुज ए एल बी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है ए एल सी के, यानी कि त्रिभुज ए एल बी, और एक त्रिभुज ए एल सी की जगह पे अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए एल, त्रिभुज ए एल बी त्रिभुज ए एल बी यानी कि 2 गुणा त्रिभुज ए एल बी। अब ए एल बी का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है 2 गुणा 1/2 गुणा a/2, एक ए है, ठीक, गुणा √3a/2, 1 2 से ये 2 कट जाएंगे आपके, आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा √3a² अपॉन 4। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आ गया कितना आया आपका यहाँ पर √3a² अपॉन 4। अब ये तो अपन ने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले थे। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। ठीक है, h की वैल्यू है √3a/2,
यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 आधार कितना है BC, BC की वैल्यू कितनी है A, ऊंचाई कितनी निकाली है अपन ने √3A अपन। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ये सारी वैल्यू, यहाँ पर मान रख करके हम जो इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, सेम जो पहले आई थी √3A²/4। अब यहाँ से हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिले हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज के लिए एक तो जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो क्या है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर √3A, कितना था यहाँ पर √3A/2, तो √3A/2, जहाँ h क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, a क्या है आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक, दूसरा जो फॉर्मूला हमें मिला वो क्या है, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब वो क्या है, जब भी आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे कि भाई हमने निकाल रखा है √3A²/4, तो ये जो है क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये दो फॉर्मूला हमें मिले। तो आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई हम दोनों ही जो है उसकी की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर उसके ही जो गुण हैं उनकी वजह से निकाल पा रहे हैं। इसी तरीके से हम अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अगले त्रिभुज, यानी कि जो इसका अगला पार्ट है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज को किस तरीके से हम जो है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किस तरीके से उसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कि पूरा जो हमने अभी तक जो प्रोसेस देखा और किस तरीके से हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई निकाली वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके अपनी जो भी समस्या है वो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है आने वाली वीडियोस की जो भी जानकारी है या जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।